हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स की तरफ से बढ़ रहे स्पाइडरवर्स की एक और आ रही फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जिसका इसके पहले टीजर रिलीज किया गया था और अब ट्रेलर से फिल्म की रिलीज डेट जो कि 28 जनवरी की है उसकी कंफर्मेशन तो मिल जाती है। साथ ही साथ ये भी कि ये फिल्म हमारे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी। लेकिन इस ट्रेलर की आने की उम्मीद फैंस ने इतनी ज्यादा लगाकर नहीं रखी थी जितना फैंस वेट इससे पहले रिलीज होने वाली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का कर रहे हैं, जिसे ऑफिशियली 17 दिसंबर के दिन रिलीज किया जाएगा और उसके एक महीने बाद सीधे मॉर्बियस फिल्म को, क्योंकि सोनी पिक्चर्स वालों की और भी फिल्मों की प्लानिंग है जिनमें अब वो काफी ज्यादा सीरियस है। लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर 2022 में सोनी पिक्चर्स की तरफ से स्पाइडरवर्स की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज की जाएगी, जिनमें से एक तो ये मॉर्बियस फिल्म है और दूसरी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल, जिसे 7 अक्टूबर के दिन रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा साल 2023 में सोनी पिक्चर्स की तरफ से टोटल 3 फिल्मों की रिलीज करने की कंफर्मेशन दे दी गई है, जिनका कनेक्शन स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स से है। यानी देखा जाए तो कहीं न कहीं सोनी पिक्चर्स वाले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपने इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेंगे। नो डाउट उस फिल्म का रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा तगड़ा आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बात सोनी पिक्चर्स की आ रही बाकी दूसरी फिल्मों की नहीं, बल्कि मॉर्बियस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज किए गए ट्रेलर की चल रही है। इसलिए उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, वो भी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। लेकिन एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के अलावा छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो मॉर्बियस फिल्म के ट्रेलर को लेकर जो फैंस के बीच सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो एक्चुअल में यही है कि ये फिल्म सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरवर्स में कौन से स्पाइडरमैन की टाइमलाइन में जगह लेती है, क्योंकि ट्रेलर काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है इन्हीं सभी चीजों को लेकर। ऊपर से वेनम लेदर या कार्नेज फिल्म में हमें मल्टीवर्स के ग्लिम का रास्ता दिखाया गया है कि कैसे वेनम के कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में लाया गया है। तो शायद हो सकता है कि वैसे ही मॉर्बियस का कैरेक्टर भी हमें टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में नजर आ जाए, क्योंकि चांसेस उसी के लग रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा कि इन सब के बावजूद इस फिल्म की स्टोरी की टाइमलाइन एक ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में रहेगी या फिर उसे मल्टीवर्स की सैर करवाकर टॉम हॉलैंड तक के यूनिवर्स में लाया जाएगा। यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, जिसके अब मैं आपको कुछ प्रूफ दे देता हूँ। पहले तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है माइकल कीटन का कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर को देखकर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाती है कि माइकल कीटन का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आने वाला। और यहाँ पर मॉर्बियस और उसकी मुलाकात एक ऐसे पॉइंट पर होगी जिसमें मॉर्बियस को पकड़ लिया गया है। यानी कि हो सकता है कि ये फिल्म का एंड हो और इसी एंड में इन दोनों की मुलाकात मॉर्बियस को टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ले आती है, जिससे कि पूरा किस्सा ही टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से खत्म हो जाता है। कि एक्चुअल में उस यूनिवर्स से मॉर्बियस कैसे जाकर कनेक्ट होने वाला है, या फिर चांसेस वल्चर के कैरेक्टर के मॉर्बियस के यूनिवर्स में आने के है। एक ऐसा यूनिवर्स जो अब भी अननोन है कि ये राइमीवर्स है या फिर एंड्रोवर्स। और अब उन कंफ्यूजन पर आए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेनम के यूनिवर्स की, क्योंकि मॉर्बियस का कैरेक्टर यहाँ पर एक गुंडे से लड़ते हुए ठीक वेनम की तरह बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचाएगा। यानी कि यहाँ तक उसे खुद की पावर्स का कंट्रोल पूरी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन फिल्म के स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं, जिसमें वो केओस मचाने वाला है। लेकिन बात करें किसी बैंक या फिर कह लो किसी मिंट के सीन की, क्योंकि बैकग्राउंड को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई मिंट है जहाँ पर पैसे प्रिंट किए जाते हैं, या फिर एक ऐसा दुश्मनों का अड्डा जिस जगह पर गलत काम हो रहा है। लेकिन मॉर्बियस वहाँ पर कैसे पहुंचेगा और क्यों आएगा का जवाब तो हमें फिल्म देखने से पहले बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन एक टीज मिल गया जो एक शख्स के सामने वेनम का नाम लेकर इसकी कंफर्मेशन दे देता है कि इस मॉर्बियस के यूनिवर्स में वेनम भी है। और दूसरी वेनम की कंफर्मेशन हमें इस क्राइम सीन पर मिलती है, जहाँ पर डिटेक्टिव सैन फ्रांसिस्को के इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस इंसिडेंट्स को हमने वेनम 1 फिल्म में देखा है। यानी कि एडी की चेजिंग और लोगों के सामने वेनम का अपीयरेंस। यानी कि पुलिस वालों को ये जो कुछ भी चल रहा है उन सब के पीछे वेनम है, ऐसा ही लग रहा है। यानी कि मॉर्बियस यहाँ पर अब भी बचा हुआ है, जो ज्यादा टाइम तक ट्रेलर के अकॉर्डिंग बचा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हाँ, माइकल कीटन से मिलना उसकी गिरफ्तारी को तय कर देता है। लेकिन अब बाकी दूसरी कंफ्यूजन की बात करें तो सबसे पहली और बड़ी कंफ्यूजन तो ये ऑस्कॉप टावर है, जिसकी हाँ कंफर्मेशन तो मिल गई है अब इससे कि मॉर्बियस के यूनिवर्स में ऑस्कॉप की भी प्रेजेंटेशन है, जिसमें वेनम भी उसके साथ है, यानी कि इसी सेम यूनिवर्स में। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो ऑस्कॉप का लोगो है, जिसे आप अगर राइमी के वर्ड्स मिलाकर देखोगे तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। और टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में फिलहाल तो ऑस्कॉप कहीं पर भी नजर नहीं आया है। यानी कि ये लोगो एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, आई मीन उसी की कंपनी के लोगो से, जिस लोगो में कोई भी फर्क नहीं है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू भी होती है कि असल में ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन मैं क्या कोई भी फैंस एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के गॉब्लिन को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेगी, जिस यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न मर चुका है और उसके बेटे ने उसकी जगह ले ली है। और जब लुक ही इतना बेकार था तो कैरेक्टर को फिर से वापस स्क्रीन पर देखने का मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि हर एक फैंस की नजर में विलियम डेफ्यू का ग्रीन गॉब्लिन सबसे बेस्ट वर्जन का है। लेकिन याद रहे एंड्रयू गारफील्ड के यूनिवर्स का बिल्कुल भी नहीं। और फिर डेली ब्यूगल की न्यूज पर आए तो उस न्यूज़पेपर में हमें 2 रेफरेंस ब्लैक कैट और राइनो के दिए गए, जिसमें अब भी लोगों को इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ब्लैक कैट दोस्त है या दुश्मन। यानी कि वो इस यूनिवर्स में कुछ इस तरीके
तरीके के काम कर रही है जिससे कुछ लोगों को बुरा तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, जो कि उसे ऑब्वियसली कॉमिक बुक की तरह एक एंटी विलन की कैटेगरी में ही रखता है, सोनी पिक्चर्स के बनाए गए स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की तरह, जिसमें फिलहाल तो वेनम एंटी हीरो की कैटेगरी में है। और अब न्यूज़पेपर का ये छोटा सा आर्टिकल यानी कि रेफरेंस ब्लैक कैट के कैरेक्टर को भी कुछ उसी राह पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बात करें राइनो की, तो राइनो की तबाही को लेकर यहाँ पर डिस्कशन की गई है, जो काम वो अपनी आजादी के बाद कर रहा है। इट मीन्स के राइनो के कैरेक्टर को कहीं पर तो पकड़ कर रखा गया था जहाँ से अब वो भाग चुका है, और जू वालों की जो अफवाह लोगों के बीच फैलाई गई थी वह गेम राइनो के भागने से पूरी तरीके से झूठ साबित होती है। अब हो सकता है कि इसके पीछे ऑस्क्रॉप या फिर एवन क्राफ्ट हो, जिसकी डिटेल हमें वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म में काफी अच्छी तरीके से मिल चुकी है। लेकिन अब उससे हटकर डेली ब्यूगल की बात करें तो नो डाउट कि ये लोगो राइमी के यूनिवर्स का है, जहाँ पर अब भी लोग खबर पेपर खरीद कर ही पढ़ते हैं, न कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की तरह ऑनलाइन जे जोना जोनासन की बकवास सुनते हैं। उसके बाद राइमी वर्स से जुड़ी दीवार पर लगी हुई ये ग्राफी आर्ट भी उसकी कंफर्मेशन देती है, क्योंकि स्पाइडरमैन का पूरा कॉस्ट्यूम राइमी वर्स का ही है, लेकिन उस पर लिखे गए शब्द बिल्कुल भी नहीं, जिसका क्रेडिट तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म को जाता है, जिसके मिस्टीरियो के इंसिडेंट्स के बाद मर्डर के टैग को ऐड कर दिया गया है, जो फिलहाल तो सिचुएशन के हिसाब से उसी पर सूट कर रहा है, लेकिन अगेन राइमी के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर बिल्कुल भी नहीं। या फिर हो सकता है कि राइमी के यूनिवर्स में टॉबी मैगवायर के वर्जन के स्पाइडरमैन यानी कि पीटर ने कुछ न कुछ ऐसे कांड तो जरूर किए होंगे, जिस कारण से उसे इस यूनिवर्स में मर्डर कहा जा रहा है। क्योंकि सेट की एक और इमेज की बात करें तो बस पर लिखा हुआ ये वर्ड अब हमें कहीं न कहीं समझ आ रहा है कि इस यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन गायब है, जो कि हो सकता है कि टॉबी मैगवायर का रहे, जिसका पता हमें वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म में चल चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गलतियों की वजह से, या फिर वो गलती अब किसकी है, उसी की वजह से मल्टीवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। और इस बस पर लिखे हुए ये शब्द शायद कहीं न कहीं ये भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसा किया गया है अगेन टॉबी मैगवायर के वर्जन की स्पाइडरमैन की तरफ से, जिससे वहाँ के लोग उसे मर्डर समझते हैं, और पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन की उस आइडेंटिटी को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने का तय कर लिया है, जिस कारण से वो अब कभी भी स्पाइडरमैन बनना नहीं चाहता। और ये थियरी इस बस की लाइन पर बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। या फिर सिंपल थियरी पर आए तो ठीक है, एमसीयू की तरह सोनी वाले भी मार्केटिंग करना सीख चुके हैं, और उन्हें पता है कि लोगों को किस तरीके से ट्रेलर या फिर कह लो टीजर में कंफ्यूज किया जाता है, ताकि लोग उसी कंफ्यूजन के साथ और अपनी बनाई गई थियरी के हिसाब से इस फिल्म को थिएटर में देखने आए, और फिल्म उतनी ही सिंपल निकले जितनी फिलहाल तो अब तक हमें सोनी पिक्चर्स के स्पाइडर वर्स की तरफ से बनाई गई फिल्मों से मिल रही है, जिनमें अब तक वेनम 1 और ऑब्वियसली 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है, और दोनों ही फिल्मों की कंटिन्यूटी स्टोरी के हिसाब से भी काफी ज्यादा सिंपल है। बट फिलहाल तो टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन की फिल्में नहीं, जिनमें एमसीयू के काफी सारे रेफरेंस होते हैं, जो कि अब स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से पूरी तरीके से एंड होगा, और उसकी जिम्मेदारी सोनी पिक्चर्स पर होगी कि उन्हें अपने इस यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाना है और कैसी डिटेलिंग रखनी है। लेकिन अगर उस राह पर चलते हुए सोनी पिक्चर्स की मार्केटिंग टीम कहीं पर फेल हो रही है, तो वो है ट्रेलर एडिट से लेकर लीक्स को संभालने में, जिनमें लीक की बात तो मैं आपसे स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की वीडियो में कर लूंगा। जी हाँ, उस पर एक और वीडियो आएगी अगेन उसी के चल रहे लीक्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर बात मॉर्बिस की करे तो मॉर्बिस का ट्रेलर भी हमें अपने ट्रेलर में फिल्म की सारी स्टोरी बता देता है, इस बात को सिंपल रखते हुए कि इस फिल्म में भी मॉर्बिस सबसे पहले खुद को समझेगा और हाँ अपने अंदर की ताकत को, जिसके बाद फिल्म के एंड में उसका सामना फिल्म के विलन से होगा, जो कि फिर से इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई वैम्पायर ही रहेगा, जिससे वेनम की तरह पावर हो सकता है कि स्टार्ट में उसी ओरिजिन की तरह मिले जिस तरीके की ओरिजिन फिल्म के स्टार्ट में मॉर्बिस की जा रही है, यानी कि उसकी कहानी की शुरुआत। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्बिस ने अपनी पावर्स को चेक करने के चक्कर में किसी कैरेक्टर को विलन बना दिया। अब मेरा शक फिलहाल तो जिस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा जा रहा है, वो नाम आपके हिसाब से भी ट्रेलर में दिखाई गई एक झलक मैट स्मिथ के कैरेक्टर लेक्सी क्राउन का हो सकता है, जो नाम कॉमिक बुक में भी है। और बिहाइंड द सीन की ये इमेज हमें उसकी कंफर्मेशन बहुत ही क्लियर तरीके से दे देती है कि फिल्म में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से फेस करेंगे, क्योंकि चेहरे पर हम कुछ डॉट्स को देख सकते हैं, जिन्हें वीएफएक्स की मदद से वैम्पायर बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बाकी बात कर ले लेक्सिस क्राउन के कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर भी एक तरीके का वैम्पायर है, जो कि मॉर्बिस के यूनिवर्स में उसकी जान का दुश्मन है। लेकिन कॉमिक बुक में टीम अप पीटर पार्कर और ब्लेड का हुआ था, मॉर्बिस का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब ये फिल्म है, कॉमिक बुक नहीं, जिसमें कई सारे चेंजेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जा सकते हैं। क्योंकि अब उन चेंजेस की बात करें, खास करके लेक्सी क्राउन के कैरेक्टर को ही लेकर, तो लेक्सी क्राउन को कॉमिक बुक में इस नाम के अलावा हंगर नाम से भी जाना जाता है, जो उसके वैम्पायर बनने के बाद का नाम है, और उसका क्रेडिट मॉर्बिस को ही गया था कॉमिक बुक में। लेकिन फिल्म में ये कहानी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है, यही दिखाकर कि मॉर्बिस जिसकी ओर को ढूंढ रहा है अपने इलाज के लिए, उसका पता उसे क्राउन का कैरेक्टर ही बताए, जो पहले ही इस तरीके की डिजीज को झेल कर खुद को ठीक कर चुका है। और उसी के दिए गए पते पर जब मॉर्बिस पहुंचेगा तो वो भी उसी के जैसा बन जाएगा, क्योंकि ऐसी पुरानी जगह पर पहुंचने से और बैट्स को अपना खून पिलाने से वो भी इतने सारे कोई डायरेक्टली वैम्पायर तो नहीं बन जाएगा, वहाँ पर किसी तरीके का क्रिएचर तो होगा ही, या फिर कह लो हंगर, जो मॉर्बिस का टेस्ट लेता है उसके साथ टीम अप करने के लिए। जिस टेस्ट में ऑब्वियसली मॉर्बिस पास हुआ है यहाँ पहुंचकर, लेकिन जिस तरीके की राह उसे हंगर या फिर कह लो क्राउन का कैरेक्टर दिखाएगा, वो राह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और उसके पीछे की रीजन मॉर्बिस का पास रहेगा और उसका लक्ष्य जिस पर से वो बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता। यानी कि हम मान सकते हैं कि क्राउन का कैरेक्टर कहीं
कहीं ना कहीं मॉर्बियस का मास्टर रहेगा इस फिल्म में कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन को फॉलो करता हुआ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉमिक बुक में क्राउन के कैरेक्टर को मॉर्बियस ने पकड़ा था ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसे कुछ छोटी मोटी पावर दे दे, जिस पावर के चलते वो पीटर पार्कर को उसके पास ले आए, वो भी अपने जाल में फंसाकर। और ऐसा होता भी है, लेकिन उस मिशन के फेल होने की वजह से मॉर्बियस क्राउन के किसी करीबी को मार देता है, जिसका बदला क्राउन मॉर्बियस से किसी भी हालत में लेना चाहता है। और इसी के चलते वो कॉमिक बुक में हंगर बन गया और मॉर्बियस का जानी दुश्मन भी। बाकी ट्रेलर की दिखा रही स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में मॉर्बियस जिस लक्ष्य पर निकला था वहाँ से वो कभी लौटा ही नहीं, और उसे पूरे 2 महीने हो गए थे, लेकिन अचानक से वो एक शिप के कंपार्टमेंट में मिलता है जहाँ पर वो कियोस मचाने वाला है। अब शिप पर अच्छे लोग थे या बुरे, अगेन उसका पता फिल्म देखकर ही चलेगा, लेकिन जो कुछ भी वहाँ पर मॉर्बियस ने किया है उसके सीक्वेंस हमें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आते ही है। लेकिन फिलहाल तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छे सीन्स फिल्म के लिए बचा कर रखे जाते हैं, जिनका मजा थिएटर में ही देखने के लिए काफी ज्यादा आता है। लेकिन कुछ भी हो, उस इंसिडेंट्स को ट्रेलर के अकॉर्डिंग बाद में इस तरीके से एडिट किया गया है जहाँ हमें लगता है कि उसी शिप के इंसिडेंट्स के बाद मॉर्बियस को पकड़ा भी जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन फिल्म के एंड की रहे, खास करके मॉर्बियस को पकड़ने की। और फिर ट्रेलर के बीच में हमें हॉरिजॉन का नाम भी नजर आता है, जिसकी अगर कॉमिक बुक की स्टोरी की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर मॉर्बियस ने अपना करियर बनाया था, और उसे यहीं से परमिशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की मिलती रहती है। बाकी कॉमिक बुक में ये जगह कुछ ऐसे लोगों को भी रखने की है जिन्हें अपने पावर्स के बारे में काफी कुछ जानना है, यानी कि म्यूटेंट के हिसाब की स्टोरी, जहाँ पर नया सीखने के लिए पीटर भी आया था। लेकिन हाँ, जिस तरीके की पावर्स मॉर्बियस के पास दिखाई गई है वो स्क्रीन पर देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। भले से ही उसकी एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी हमें नाइट क्लेवर की क्यों न याद दिलाए, लेकिन फिर भी मॉर्बियस के हिसाब से उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लग रही है। बाकी उसकी सेंस करने की एबिलिटी भी, जिनसे वो अपनी नजरों से चीजों को किस तरीके से देखता है और कैसे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचता है, ये सारी की सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद आई कि क्राउन के कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया होगा मॉर्बियस को खुद के जैसा बनाकर। पर तो उसके पीछे का जवाब ये भी हो सकता है कि क्राउन शहर में जो कुछ भी कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन सीन के अकॉर्डिंग, जहाँ पुलिस वालों को वेनम का हाथ लग रहा है, तो क्राउन उसमें ना फंस जाए, इसलिए वो अपनी जगह मॉर्बियस को देकर उसे ही फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मॉर्बियस इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं रहेगा जो इस जाल में फंसकर काफी आसानी से बाहर भी निकलेगा। यानी कि क्राउन के कैरेक्टर को फिल्म में एक सीक्रेट विलेन बनाकर रखा गया होगा, जिसका अपीयरेंस हमें पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। लेकिन फिलहाल तो ये मेरी थियरी है, कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। जिस फिल्म से रिलेटेड अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो उसे मैंने ऑलरेडी कवर इस फिल्म के टीजर ब्रेकडाउन में कर रखा है, जिसमें मॉर्बियस की ओरिजिन भी इंक्लूड है। तो वो वीडियो आपको ऊपर दिए गए बटन पर दिख रही होगी। बाकी अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।